वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैंने जो है आपके लिए लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था क्रॉनिक डायरिया एंड मैल एब्जॉर्प्शन, तो उसका क्रॉनिक डायरिया मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा मैंने लिखा है तो वो आप देख लें। तो ये पार्ट 2 करके हम कर लेते हैं, ठीक है। और प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट लिखिएगा। मैंने किसी ने मुझे कहा था कि मैल एब्जॉर्प्शन पे करा दें लॉन्ग केस, तो इसलिए मैंने क्रॉनिक डायरिया पे आपको मैंने ये प्रेजेंट कर दूँ, ठीक है। अब आपको अगर लास्ट वाला मेरा लेक्चर आपने सुना है, तो उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि भाई क्रॉनिक डायरिया है, मोर देन 4 वीक्स हिस्ट्री हो गई है उसकी, तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आपको वो मैंने फर्स्ट इसके पार्ट में बता दिया था, ठीक है। अब मैल एब्जॉर्प्शन अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये देखना है कि मतलब हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से जिस तरह क्लू आपको मिल रहा है ना, फिर उसी के मुताबिक आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मतलब ये कि ये नहीं कि बहुत ही एक्सटेंसिव करानी शुरू करते हैं आप, ठीक है। द क्लूज प्रोवाइडेड बाय द हिस्ट्री, सिम्टम्स एंड इनिशियल प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन will serve to limit extensive, ill-focused and expensive laboratory and imaging study. For example, the development of a pattern of bowel movement suggestive of steatorrhea in a patient with long-standing alcohol abuse and chronic pancreatitis should lead toward assessing pancreatic exocrine function. ठीक है, तो मतलब अगर कोई अल्कोहल लेता है, अल्कोहल अब्यूज है उसको, तो और उसको जो है स्टीटोरिया होने लगे, डायरिया होने लगे, तो फिर आपने क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस सोचना है ना उसके लिए, और पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन फिर आपने कराना है, दूसरी चीज़ें कराने से पहले। Although the diarrhea can be caused by changes in the fluid and electrolyte movement in either the small or the large intestine, dietary nutrients are absorbed exclusively in the small intestine. Therefore, demonstration of diminished absorption of a dietary nutrient provides unequivocal evidence of small intestinal disease, although the colonic dysfunction may also be present. For example, Crohn's disease may involve both small and large intestine. ठीक है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। अगर किसी पेशेंट को एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टिनल डिजीज होगी ज़्यादातर, लेकिन क्रोन डिजीज में लार्ज बाउल भी इन्वॉल्व हो सकता है। Dietary nutrient absorption may be segmental or diffuse along the small intestine, and it is site specific. Thus, for example, calcium, iron and folic acid are exclusively absorbed by active transport processes in the proximal small intestine, especially in the duodenum. In contrast, the active transport mechanism for the cobalamin and bile acids are present only in the ileum. Therefore, in an individual who years previously had an intestinal resection, a presentation with evidence of calcium, folic acid, iron malabsorption but without cobalamin deficiency would make it likely that the duodenum and the jejunum but not the ileum had been resected. ठीक है, तो आपको क्योंकि अगर आप इंटेस्टिनल रिजेक्शन हुई भी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये सारी चीज़ें ना, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये नहीं एब्जॉर्ब होंगे ना वहाँ पे, ठीक है। Some nutrients, for example, glucose, amino acids, and lipids, are absorbed throughout the small intestine. However, following segmental resection of the small intestine, the remaining segment undergo both morphologic and functional adaptation, which is critical for the survival. तो मतलब अगर इंटेस्टीन रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर जो बाकी इंटेस्टीन होती है ना, तो उसमें अडेप्टेशन वो कर लेती है, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव सर्फेस उसका हो जाता है, ठीक है। Establishing the presence of steatorrhea and identifying its specific cause are often difficult. The gold standard still remains a time quantitative tool for determination. अब अगर किसी को steatorrhea हो रहा है तो उसका तो जो मतलब स्पेसिफिक टेस्ट है वो तो यही है कि 72 आवर्स स्टूल कलेक्शन, उसमें फिर देखते हैं। लेकिन एक क्वालिटेटिव टेस्ट भी होता है, सूडान स्टेन, 3 स्टेन कहते हैं उसको। इट हैज़ बीन अवेलेबल टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ एन इंक्रीज स्टूल फैट। मतलब वो सिर्फ ये कंफर्म करेगा स्टूल में फैट आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है ये नहीं करेगा। This test is rapid and inexpensive, but as qualitative test does not establish the degree of fat malabsorption and is best used as a
प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग स्टडी। तो मतलब अगर सूडान 3 स्टेन हमने करा लिया और किसी का पॉजिटिव आया तो फिर आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट कराना होगा उसका, ठीक है। Many of the blood, breath and isotopes have been developed. They do not directly measure the fat absorption. मतलब बहुत सारे complicated tests हैं, breath test. तो and number 2, they have excellent sensitivity when steatorrhea is obvious and severe, but poor sensitivity when steatorrhea is limited. For example, stool chymotrypsin elastase that can potentially distinguish pancreatic from non-pancreatic etiologies of steatorrhea. Number 3, have not survived the transition from research laboratory to commercial application. मतलब एक complicated test हैं और उनसे specific आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो क्वान्टिटेटिव ही सबसे सही है। अब रूटीन लेबॉर्ट्री टेस्ट आप क्या कराएंगे अगर आप किसी पेशेंट में क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री दे रहे हो, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको मैल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो पहला आपने कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेना है, ठीक है। उसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ जो है वो, मतलब अगर आयरन कम है तो माइक्रोसिटिक पिक्चर हो रही होगी, विटामिन B12 है तो मैक्रोसिटिक पिक्चर हो रही होगी, या फिर कोई इन्फेक्शियस कॉज है अगर मैल एब्जॉर्प्शन की तो उसमें TLC बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर आप PT कराइए, PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि विटामिन K की अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो फिर तो PT बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सीरम प्रोटीन्स करवाएं आप। 4, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, उसको देखने के लिए ना विटामिन D और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। These tests suggest the presence of dietary nutrient depletion, especially iron, folate, cobalamin and vitamin D and K, ठीक है। Additional studies, serum carotene number 1 may be reduced if patient has poor intake of leafy vegetables. Number 2, serum cholesterol. Number 3, albumin. Number 4, iron. Number 5, folate. Number 6, cobalamin levels. अब ये तो हम डिसाइड करेंगे ना उसमें से देख के। CP में आप देखें तो आपको इसके क्लूज मिलेंगे कि आपको आगे क्या कराना है, विटामिन B12 कराना है या आपको सीरम आयरन कराना है, ये तो उसमें पिक्चर में आ जाएगा। If steatorrhea and or altered absorption of other nutrients are suspected, the history, clinical observation and laboratory testing can help detect deficiency of a nutrient, especially the fat soluble vitamin A, D, E और K। ये नहीं होंगे ना क्योंकि फैट soluble है, फैट absorb नहीं हो रहा तो ये भी नहीं absorb हो रहे। Thus, evidence of metabolic bone disease with elevated alkaline phosphatase and or reduced serum calcium levels would suggest vitamin D malabsorption, ठीक है। A deficiency of vitamin K would be suggested by an elevated prothrombin time in an individual without liver disease who was not taking anticoagulant। अब दूसरी वजह जो है PT बढ़ने की तो वो यही होती है ना, या तो आप एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं या फिर उसको लिवर डिजीज है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर आप सस्पेक्ट कर लें कि उसको विटामिन K एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। मैक्रोसिटिक एनीमिया वुड लीड टू एवेलुएशन ऑफ वेदर कोबैल्मिन और फॉलिक एसिड मैलअब्जॉर्प्शन वर प्रेजेंट। तो ये तो आप डिसाइड कर लेंगे CP देख के। माइक्रोसिटिक सेल्स हैं तो सीरम आयरन फेरेटिन TIBC करा लेंगे। अगर मैक्रोसिटिक सेल्स हैं तो फिर आप कोबैल्मिन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड कराएंगे। The presence of microcytic anemia and the absence of occult bleeding from GIT in either male or non-menstruating female would require evaluation of iron malabsorption and the exclusion of ciliate screw, as iron is absorbed exclusively in the proximal small intestine। मतलब jejunum में ही absorb हो जाता है। तो सबसे कॉमन कॉज अगर एनीमिया आपको मिल रहा है तो सीलिएक डिजीज जो है ना वो उसकी बड़ी एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी होती है। तो वो आप सस्पेक्ट कर लें। अगर एनीमिया में आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद आयरन का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो सीलिएक डिजीज की वजह से, ठीक है। At times, however, 72 hours quantitative stool collection must be obtained to determine the stool fat content, establish the presence of steatorrhea। मतलब normally 7 ग्राम फैट एक्सक्रीट होता है, लेकिन अगर 14 या 32 ग्राम है तो बहुत ही abnormal है। तो presence of steatorrhea then requires further assessment to establish the pathophysiologic process responsible for the defect in dietary lipid digestion absorption। फिर आपको देखना होगा अगर स्टीटोरिया हो रहा है तो फिर आप क्या वजह होगी उसकी। फर्दर टेस्ट आप क्या करेंगे, शिलिंग टेस्ट विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ठीक है। टी जाइलोज टेस्ट वो जो है कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन के लिए। ड्यूटेनल बायोप्सी
और नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टिनल रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन एंड नंबर 5 टेस्ट ऑफ पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन। तो ये हम बारी बारी देख लेते हैं। पहला शिलिंग टेस्ट है। This test is performed to determine the cause of cobalamin malabsorption. Cobalamin absorption requires multiple steps. Source of cobalamin is meat and dairy products. अब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप समझ लें। उसमें ना 3 प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एक गैस्ट्रिक प्रोसेस है, फिर पेनक्रियाटिक प्रोसेस है, फिर इलियल प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं गैस्ट्रिक प्रोसेस में डाइटरी कोबैलमिन बाइंड्स इन द स्टमक टू आर बाइंडर प्रोटीन। एक आर बाइंडर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उसके साथ पहले बाइंड कर जाता है। ये स्टमक में ही बनता है विद एसिडिक स्टमक सिक्रीशन, यानी कि उसके होने के लिए स्टमक में एसिड सिक्रीशन होनी चाहिए। एंड स्लाइवरी ग्लैंड, स्टमक और स्लाइवरी ग्लैंड में बनता है। अनदर ग्लाइकोप्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज बाय गैस्ट्रिक पाराइटल सेल्स। तो 2 चीजें हैं, एक आर बाइंडर प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा जो वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो पाराइटल सेल बनाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक पाराइटल सेल। नंबर 2 पेनक्रियाटिक प्रोसेस में क्या है, पेनक्रियाटिक प्रोटीएज एंजाइम स्प्लिट द कोबैलमिन आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स टू रिलीज कोबैलमिन इन द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कोबैलमिन इज देन बाउंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर। अब क्या होता है कि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो कोबैलमिन और आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स को जो है स्प्लिट करता है। ठीक है, और फ्री कोबैलमिन फिर प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में आ जाती है। जब तक वो आर बाइंडर ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं स्प्लिट होगा, जब तक वो इंट्रिंसिक फैक्टर से कंबाइन नहीं कर सकता। और सिर्फ एक ही सूरत है विटामिन B12 के एब्जॉर्ब होने की कि उसने इंट्रिंसिक फैक्टर से ना कंबाइन किया हो। ठीक है, तो नंबर 3 इलियल प्रोसेस हो जाता है। वो क्या, उसमें क्या होता है, कोबैलमिन इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज टेकन बाय स्पेसिफिक कोबैलमिन रिसेप्टर्स ऑन द ब्रश बॉर्डर ऑफ इलियल इंटेरोसाइट। तो इलियल इंटेरोसाइट के ब्रश बॉर्डर में स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कोबैलमिन इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स को ही एब्जॉर्ब होने देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का शिलिंग टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। सही है। As a consequence, cobalamin absorption may be abnormal in the following. Number 1, pernicious anemia, वो तो हमें पता ही है। Immunologically mediated atrophy of gastric parietal cells leads to an absence of both intrinsic factor and gastric acid secretion. ठीक है, तो pernicious anemia में अगर आप CP कराएंगे, मैक्रोसिटिक सेल आपको मिल रहे हैं, तो आप फॉलिक एसिड और विटामिन B12 करा के देख लेंगे। ठीक है, तो अगर उसको एनीमिया आ रहा है विटामिन B12 का, तो वो पर्नीशियस एनीमिया होगा, क्योंकि सिर्फ उसी मैक्रोसिटिक एनीमिया को हम पर्नीशियस कहते हैं ना, जिसमें स्टमक से पैराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर ना बनाए। ठीक है। नंबर 2, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ पैनक्रियाटिक प्रोटीएज टू स्प्लिट कोबैलमिन आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स। मतलब स्टमक में जो आर बाइंडिंग प्रोटीन बनता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, वो भी कोबैलमिन से बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो शिलिंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू असेस पैनक्रियाटिक फंक्शन। तो जाहिर बात है पैनक्रियाटिक फंक्शन आप उससे भी असेस हो रहा है शिलिंग टेस्ट से। नंबर 3, एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया में क्यों? एसिडिक मिल्यू इज नीडेड टू एक्टिवेट पैनक्रियाटिक प्रोटीएज टू स्प्लिट कोबैलमिन आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स। तो मतलब जब तक एसिडिक वो नहीं होगी पूरे स्टमक की, तब तक वो जो है ना निकलेगा ही नहीं। पैनक्रियाटिक जो प्रोटीएज है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा कि वो कोबैलमिन आर बाइंडर कॉम्प्लेक्स को तोड़ सके। ठीक है, तो एसिडिक होना भी काइम का जरूरी है उस वक्त। नंबर 4, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, सेकेंडरी टू स्टेसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन लीडिंग टू बैक्टीरियल यूटिलाइजेशन ऑफ कोबैलमिन। अब कोबैलमिन ही बैक्टीरिया यूटिलाइज अगर कर ले, रेफर टू एज स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम। नंबर 5, इलियल डिस्फंक्शन। अब देखें ये तो सारे वो थे। अब इलियल डिस्फंक्शन जाहिर है एब्जॉर्ब तो उसने इलियम से होना है, तो आइदर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और रिजेक्शन ड्यू टू इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोबैलमिन इंट्रिंसिक फैक्टर अपटेक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यानी कि शिलिंग टेस्ट से आप इतनी सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। अब शिलिंग टेस्ट मैंने नहीं लिखा है, वो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिसका भी मैल एब्जॉर्प्शन आया तो उससे तो शिलिंग टेस्ट पूछेंगे। नंबर 2,
urinary D-xylose test. Urinary D-xylose test for carbohydrate absorption provides an assessment of proximal small intestinal mucosa function. D-xylose is a pentose and it is absorbed almost exclusively in the proximal small intestine. It is performed by giving 25 gram D-xylose and collecting urine for 5 hours. An abnormal test is when less than 4.5 gram excretion is there, primarily reflects the presence of jejunal disease. Okay? D-xylose test is also abnormal in patients with blind loop syndrome and as a false positive study in patients with ascites of pleural effusion. So small intestinal mucosal biopsy is the preferred procedure. मतलब आप कर तो सकते हैं इसको और ये abnormal आ भी जाएगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसा कंडीशन में ये पॉजिटिव आ जाते हैं फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि उन कंडीशन में जिसमें एसाइटिस हो या प्लूरल इफ्यूजन हो, तो फिर बेहतर ये होगा कि इंटेस्टिनल म्यूकोजल बायोप्सी ही जो है ना वो ही करा के आप देखें. Radiological examination number 3, barium contrast small bowel series or study can provide important information in evaluation of patient with presumed or suspected malabsorption. Intestinal dilatation can be seen or stricture, fistulas as in Crohn's disease, blind loop syndrome or diverticular can be outlined. तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप जो एनाटॉमिक डिस्टर्बेंसेस है इंटेस्टाइन में वो आप देख लेंगे. A normal barium contrast study does not exclude the possibility of small intestinal disease. तो अगर नॉर्मल भी आ रहा है लेकिन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपको बायोप्सी तो करानी है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. Number 4, biopsy of small intestinal mucosa. A small intestinal mucosal biopsy is essential in the evaluation of a patient with documented steatorrhea or chronic diarrhea lasting for more than 3 or 4 weeks. Indication for small intestinal biopsy क्या है? Number 1, evaluation of a patient either with documented or suspected steatorrhea or with chronic diarrhea. Number 2, diffuse or focal abnormalities of the small intestine defined on small intestinal series. अगर आपने intestinal series कराई है, X-rays बैरियम के साथ कराए हैं, उसमें आपको कोई चीज़ ऐसी abnormal मिल रही है तो फिर तो आप ज़रूरी करा लें. ठीक है. Intestinal biopsy. अब बायोप्सी जो है उसमें 3 टाइप के आपको लीजन मिल सकते हैं. नंबर 1, डिफ्यूज स्पेसिफिक लीजन्स. Lesions seen on small intestinal biopsy can be classified into 3 different categories. Number 1, diffuse specific lesion. ठीक है, वो किस किस में मिल सकते हैं आपको. Number 1, Whipple's disease में the presence of periodic acid shift PAS positive macrophages in the lamina propria and bacteria require electron microscopic examination. तो उसमें आपको periodic acid shift वाले मैक्रोफेजेस मिल जाएंगे. नंबर 2, A beta lipoproteinemia shows normal mucosa but mucosal absorptive cells contain lipid postprandially and disappear on fat-free intake or fasting. ठीक है. नंबर 3 क्या है? Immune globulin deficiency. It shows reduction of plasma cells in the lamina propria or villus atrophy. तो इसमें भी मिल सकती है आपको, मतलब ये कि प्लाज्मा सेल्स कम मिल सकते हैं. नंबर 4, in giardiasis, giardia trophocytes may also be seen on biopsy. ठीक है. अब सेकंड टाइप के, फर्स्ट टाइप के तो डिफ्यूज स्पेसिफिक लीजन हो गए. अब सेकंड टाइप के हैं पैची स्पेसिफिक लीजन्स. वो किस किस में आपको मिलेंगे? नंबर 1, लिम्फोमा. इट शोज मैलिग्नेंट लिम्फोमा सेल्स इन द लैमिना प्रोप्रिया एंड सबम्यूकोसा. नंबर 2, लिम्फेंजिएक्टेसिया. इट शोज डायलेटेड लिम्फेटिक्स. नंबर 3, eosinophilic gastroenteritis show eosinophilic infiltrate of lamina propria. नंबर 4, हमने देखा था ना लास्ट वाले लेक्चर में कि eosinophilic gastroenteritis भी होता है. नंबर 4, Crohn's disease can be normal due to patchy distribution. अब इसमें ये बहुत Crohn's disease में हो सकता है बायोप्सी उस रीजन से ले रही हो जहाँ पे वो नहीं हो, क्योंकि वो इसके लीजन होते हैं पूरी गट में. ठीक है. नंबर 4, amyloidosis can reveal amyloid deposition by Congo red stain करना पड़ेगा इसके लिए आपको. 6, various organisms can be identified. Cryptosporidium, Isospora belli, Cytomegalovirus, Mycobacterium aviale intracellular and Giardia lamblia. ठीक है. ये सब भी आप बायोप्सी में कंफर्म कर सकते हैं. नंबर 3, डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक लीजन. वो तो एक था कि भाई डिफ्यूज स्पेसिफिक लीजन, फिर था क्या डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक. अब है डिफ्यूज नॉन स्पेसिफिक लीजन्स. तो सीलिएक डिजीज में ये आपको मिल सकता है इस तरह का.
Celiac disease presents with characteristic mucosal appearance on the jejunal, proximal jejunal mucosal biopsy that is not diagnostic of celiac disease. The diagnosis is established by clinical, histologic and immunologic response to gluten-free diet. ठीक है, पहले भी आपको बताया था कि विलाय एट्रोफीड हो अगर, तो वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं सीलिएक डिजीज के। नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू में भी मिल सकता है आपको, ए बीटा लाइपोप्रोटीन और भी कितनी कंडीशंस में मिल सकता है। तो उसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ना सीलिएक डिजीज का, कि आप ग्लूटेन को एलिमिनेट करा दें डाइट से और दोबारा फिर करके देखें, अगर वो रिस्पॉन्स कर जाए, उसके विलाई ठीक हो जाए, तो फिर ये कंफर्मेटरी होता है सीलिएक डिजीज का। ठीक है। नंबर 2, ट्रॉपिकल स्प्रू इज एसोसिएटेड विद फाइंडिंग सिमिलर टू सीलिएक डिजीज आफ्टर अ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एक्सपोजर but does not respond to gluten restriction. Most often responds to antibiotic and folate administration. ठीक है। अब दूसरा जो टेस्ट था वो है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन असेसमेंट। वो कैसे करेंगे? इसका एक ही टेस्ट होता है, सिक्रीजन टेस्ट। इट collects pancreatic secretions by duodenal intubation following intravenous administration of secretin. Is the only test that directly measures pancreatic exocrine function. Endoscopic approaches provide excellent assessment of pancreatic duct anatomy but do not assess pancreatic function. तो आप एनाटमी उससे देख सकते हैं एंडोस्कोपिक अप्रोच से, लेकिन ये कि एक्सोक्राइन जो उसका फंक्शन है वो सिर्फ आप सिक्रीटिन टेस्ट से ही टेस्ट मतलब कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डिजीज़ हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी जिसमें सिटोरिया हो रहा होगा। तो दे आर मल्टीपल डिजीज़। नंबर 1 सीलिएक स्प्रू, बहुत अच्छे से कर लें सीलिएक स्प्रू को। फिर ट्रॉपिकल स्प्रू है, फिर शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, फिर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम है, फिर विपल्स डिजीज़ है, फिर 6 प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। तो ये आपको फिर ना बहुत अच्छे से सारे आप बुक में से पढ़ लीजिए, तो ये आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपने जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है वो सारा, और फिर आप क्रॉनिक डायरिया है उसको, तो फिर आपने इस तरह से जो है वो अप्रोच अपनी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप जो है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई और टॉपिक आप चाहें, क्योंकि 5-6 अभी मेरे पास हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो नेक्स्ट टाइम फिर उन्हीं में से मैं कोई कर लूँगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।